Okay, we have been studying about the development of model of a real transformer, single phase transformer. और पिछले क्लास तक हमने देखा कि कैसे उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया जाता है जब ट्रांसफॉर्मर लोडेड हो, राइट? सो दिस इज व्हाट वी get, like we start with an ideal transformer. हमने एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनाया, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर n1 है, इधर n2 है। प्राइमरी साइड में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैंने मार्क किया E1, this is E2. So this is an ideal transformer, which means that E1 by E2, the mods, that is equal to N1 by N2. फिर हमने यहाँ पर नॉन आइडियलिटीज ऐड की थी. So resistance of the primary winding, this is small r1. जो लीकेज फ्लक्स हुआ प्राइमरी साइड में, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंस बनाया x1, which is multiplied with j here. ये फेजर डोमेन में है. ये कोर को शो करने के लिए हमने एक ये शंट ब्रांच बनाई है जिसमें एक इंडक्टर वाला पार्ट है विच इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और एक रेसिस्टेंस है RC which is to show the core losses. This is the applied voltage V1. This is the primary current I1. This I1 gets divided into two parts. One part is the no load current जिसको हम I0 कह रहे हैं, और एक ये करंट है I1 डैश. I1 डैश पिक्चर में इसलिए आया था क्योंकि अब ये ट्रांसफॉर्मर लोडेड है. There is a load connected at the secondary side, right? So secondary side में जो लोड लगा हुआ है उसमें जो अवेलेबल वोल्टेज है दैट इज V2, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दिस इज I2. सेकेंडरी साइड का रेसिस्टेंस स्मॉल r2. लीकेज रिएक्टेंस को शो करने के लिए, लीकेज ऑफ फ्लक्स को शो करने के लिए हमने यहाँ पर एक लीकेज रिएक्टेंस लगाया है. नाउ दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड विद V. So this is the exact equivalent circuit diagram of a non-ideal transformer. हमारा टारगेट है कि इसके बेसिस पर एक फेजर डायग्राम बनाया जाए. फेजर डायग्राम बनाने के लिए वी नीड द इक्वेशंस, राइट? सो मैंने प्राइमरी साइड के लिए एक इक्वेशन लिखी बाय अप्लाइंग KVL. ये हमने लास्ट टाइम में कर लिया था डिटेल में. सो दिस इक्वेशन केम आउट टू बी, इट इज बेटर टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. दिस इज V1 is equal to minus E1 plus I1 R1 plus J I1 X1. I1 जो करंट है, KCL अगर हम लगाएं इस जंक्शन पर, तो दिस I1 करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, फेजर सम ऑफ द नो लोड करंट I0 एंड दिस करंट I1 डैश. I1 डैश जो करंट है दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द करंट ऑफ द सेकेंडरी साइड. और हमने वर्किंग प्रिंसिपल में हमने देखा था कि I1 डैश का फंक्शन क्या है. उसका फंक्शन है कि I2 के कारण जो MMF ये जो बनेगा N2 into I2, और उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा कोर में उसको नलिफाई करना है, राइट? सो सेकेंडरी साइड में जब करंट फ्लो हो रहा है I2, तो रिजल्टिंग जो MMF है वो कितना होगा? N2 into I2, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2. प्राइमरी साइड में जो MMF क्रिएट होगा I1 डैश के कारण, दैट विल बी I1 डैश into N1. तो इसका काम क्या है? इस करंट का काम है सेकेंडरी वाले करंट से जो फ्लक्स बनेगा उसको नलिफाई करना है. सो दीज टू MMFs शुड बी इक्वल एंड अपोजिट. सो I1 डैश into N1 is equal to minus I2 into N2. So यहां से we get I1 dash and it is in terms of I2. ये वाला जो रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी साइड, N2 by N1, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है. इफ K इज ग्रेटर देन 1 then N2 is greater than N1, यानी कि एक स्टेप अप फंक्शन कर रहा है ये. इफ K is less than 1 then
n2 इज लेस देन n1, यानी कि एक स्टेप डाउन ऑपरेशन हो रहा है। एंड इफ k इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है n1 इज इक्वल टू n2, यानी कि दोनों EMFs बराबर है। दिस इज एक्टिंग जस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, राइट? सो दिस इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स I2। सो ये प्राइमरी साइड की इक्वेशन है। सेकेंडरी साइड की इक्वेशन के लिए फिर से हमने यहाँ पर KVL लिखा था, और दिस इक्वेशन वाज माइनस E2 bar plus I2 into JX2 plus I2 into R2, and there is a drop in potential, so plus V2 bar, this is 0. So from here we got E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus JI2 X2। यहाँ पर ध्यान दें कि जब हम सेकेंडरी साइड के लिए जब हम वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हम E2 को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2। जब प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं तब हम E1 को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तब हम V1 को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसका रीजन ये कि हम नॉर्मली जब हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं और जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले हमें V2 और I2 पता था, ठीक है, क्योंकि दीज आर द रिसीविंग एंड टर्मिनल्स। यहाँ पर हम वोल्टेज, यहाँ पर पावर को हम रिसीव कर रहे हैं, राइट? दीज आर द रिसीविंग एंड टर्मिनल्स। तो हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हमें V2 और I2 मालूम है, और फिर हम इस राइट से होते हुए लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। सो V2 आपको पता है, I2 पता है, तो आपको E2 पता चलेगा। फिर आपको E2 पता था तो आपको E1 पता चल जाएगा फिर, और E1 पता था तो फिर आप V1 निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड अदर पैरामीटर्स, राइट? तो इसी सीक्वेंस में हम फेजर डायग्राम को बनाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एम राइटिंग द इक्वेशंस अगेन सेकेंडरी साइड के लिए। ये सब इक्वेशंस अब सब लोग याद कर लें। सेकेंडरी साइड के लिए जो इंड्यूस्ड EMF है E2, that was equal to V2 plus I2 R2 plus JI2 X2। प्राइमरी साइड के लिए जो इक्वेशन थी that was V1 equal to minus E1 plus, देखो V1 equal to minus E1 आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इक्वेशन हमें मिली थी एट नो लोड। सो V1 is equal to minus E1 plus I1 R1 plus JI1 X1। यहीं से क्वेश्चन उठेगा कि I1 की वैल्यू क्या है। I1 की वैल्यू क्या है? I1 is equal to I0 plus I1 dash, और I1 dash क्या है? I1 dash is equal to minus N2 by N1, K भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, multiplied with I2। इन इक्वेशंस की हेल्प से we will draw the phasor diagram of a transformer under some load conditions, right? अब ट्रांसफॉर्मर हमारा लोडेड है। जब ट्रांसफॉर्मर लोडेड है तो हमें ये भी मालूम है कि वो किस तरह का लोड है ना? किस तरह का लोड है मतलब देखो, अब हमने कहानी कहाँ से चालू करी है? V2 और I2 से कहानी चालू हुई। मैंने बताया राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन V2 एंड I2। दिस थिंग शुड बी नोन। रिलेशनशिप का मतलब है उनके बीच में फेज का रिलेशनशिप। तो तीन रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप है V2 एंड I2 आर इन फेज। ये कब होगा? जब लोड प्योरली रेसिस्टिव लोड, दोनों सेम फेज में होंगे तब। दूसरा केस होगा जब I2 लैग्स बिहाइंड V2, यानी कि लोड कैसा है? इंडक्टिव है। I2 लैग कर रहा है। इंडक्टिव लोड का मतलब ये नहीं कि प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर होगा तो I2 लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर इंडक्टिव सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब है ये कि एंगल 90 से कुछ कम है, 90 डिग्री से कम है, लेकिन लैग कर रहा है। यस यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तीसरा जो पॉसिबल केस है वो है I2 लीड्स V2।
ठीक है, अब अगेन ये नॉन 90 डिग्रीज एंगल होगा। अगर देखो एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि फेजर डायग्राम किस कंडीशन के लिए बनाना है, राइट? क्या वो लोड रेसिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव, अनलेस वहां पर लिखा हुआ हो कि लोड प्योरली इंडक्टिव है, तब तक आप उस एंगल को 90 डिग्रीज नहीं लो, V2 और I2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ फेजर डायग्राम ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर अंडर इंडक्टिव लोड। सबसे पॉपुलर क्योंकि जो कंडीशन आएगी वो यही वाली आएगी जब लोड इंडक्टिव होगा। बाकी केसेस के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन आप लोग केयरफुली स्टेप्स को नोट करो। जिन स्टेप्स में हम कर रहे हैं बड़े लॉजिकल स्टेप्स हैं, इसमें याद रटने वाली जैसी कोई चीज नहीं है, बस हमें समझना है इसको। तो हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए वी विल स्टार्ट विद 4 क्वाड्रेंट्स फर्स्ट। मैंने सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सारे एसी पैरामीटर्स की सेम है, इसलिए मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मार्क कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा से। ठीक है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द म्यूचुअल फ्लक्स, वो हमारे लिए रेफरेंस है। तो म्यूचुअल फ्लक्स को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनाया। दिस इज phi m, यानी कि म्यूचुअल फ्लक्स है, ये भी एक साइनसॉइडल क्वांटिटी है, phi m बार। अब ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था ये नो लोड करंट के कारण बना था, और ये नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इसका मतलब नो लोड करंट कैसा बनेगा, वो लीड करेगा, हिस्टेरिसिस है, द कॉज इज लीडिंग द इफेक्ट। सो दिस इज आई नॉट। यहाँ पर मैं गामा और आई नॉट के कंपोनेंट्स हैं, आई एम और आई सी भी शो कर सकता हूँ, बट ये उससे ये डायग्राम थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्टेप तो हर तरह के लोड के लिए कॉमन है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे V2 और I2। और V2 और I2 जब आपको बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि लोड किस तरह का है, वो रेसिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव। तो अभी हमारे लिए क्या है, लोड इंडक्टिव। तो अभी हमने क्या करना है, हमने थर्ड क्वाड्रेंट में एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में मैंने V2 बना दिया। दिस इज V2। ठीक है, V2 मैंने बना दिया। अब I2 जो होगा वो डिसाइड कैसे हो रहा है, वो I2 डिसाइड हो रहा है कि लोड कैसा है। अब यहाँ पर बताया गया लोड इंडक्टिव है। ये सारे जो फेजर्स हैं कैसे रोटेट हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। लोड इंडक्टिव है, इसका मतलब करंट लैग कर रहा है, और इसका मतलब करंट यहाँ कहीं पर आएगा। मैंने एंगल अपनी मर्जी से चुन लिया, कुछ एंगल है θ2, let us call it, and current I2 is lagging behind this voltage V2 by this angle। ठीक है, तो ये वाले स्टेप से डिसाइड हो जाएगा कि फेजर डायग्राम अब कैसा बनेगा। ये हमने किसके लिए बना रहे हैं, अब इंडक्टिव लोड के लिए हम बना रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द सेकेंडरी साइड पैरामीटर्स हियर। हमें V2 पता है। सर V2 I2 थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है? आपकी आवाज ऑडिबल, एक मिनट फिर से बोलो। सर V2 और I2 थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है? ओवरऑल जो उसका रीजन अभी आप देखोगे, जब हम फेजर डायग्राम को डेवलप करते जाएंगे तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो यहीं से आपको दिखेगा। देखो, हमें V2 मालूम है और I2 पता है, हमें अब क्या शो करना है, E2 शो करना है। E2 फेजर जो है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स्ड है इस फेजर डायग्राम में। वो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव y एक्सिस में ही होना चाहिए E2, बिकॉज वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है और वो फेजर से हमेशा लैग करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। राइट, E2 जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस में बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें V2 में क्या ऐड करना है, I2 R2 ऐड करना है। I2 की डायरेक्शन हमें मालूम है, मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये डायरेक्शन है I2 की। ठीक है, मुझे V2 में ऐड करना है I2 मल्टीप्लाइड विद R2। I2 मल्टीप्लाइड विद R2, क्योंकि R2 एक कांस्टेंट है, तो I2 R2 की डायरेक्शन भी सेम इसी ग्रीन डॉटेड लाइन के अलोंग होनी चाहिए। और उसको मैं ड्रॉ कहाँ करूंगा, उसको मैं ड्रॉ करूंगा V2 के हेड पर। ये मैंने एक दूसरी इसके पैरेलल लाइन बनाई ग्रीन वाली, ये V2 की डायरेक्शन में नहीं है,
ये किस डायरेक्शन में, I2 की डायरेक्शन। ठीक है, हो सकता है मैंने यहाँ पर उतना क्लियरली दिख नहीं रहा हूं। तो ये वाला जो फेजर बनेगा V2 के ऊपर, दिस इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड विद R2, राइट। सो हमने V2 में ऐड कर दिया I2 R2। अब उसमें एक और चीज ऐड करनी है हमें, I2 X2। I2 X2 की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन इससे क्या मल्टीप्लाइड है, J मल्टीप्लाइड, यानी कि डायरेक्शन क्या होनी जानी चाहिए, 90 डिग्रीज हो जानी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ, राइट। सो JI2 X2 वो इस ग्रीन डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, सो मैंने I2 R2 का एरो हेड लिया और यहां से 90 डिग्रीज पर एक लाइन खींची, और इस लाइन के अलोंग मैं क्या बनाऊंगा, I2 इंटू X2 मल्टीप्लाइड विद J। लेकिन ये लाइन मुझे कहां तक ले जानी पड़ेगी, ये नेगेटिव y एक्सिस तक ले जाना पड़ेगा मुझे, यहां से लेकर यहां पूरा नेगेटिव y एक्सिस तक ले जाना पड़ेगा, I2 X2 इंटू J। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि E2 जो आ रहा है वो क्या कहां पर आना चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस में आना चाहिए। तो अभी जब मैं इनको ऐड करूंगा V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 X2, तब फर्स्ट वाले फेजर का टेल और लास्ट वाले फेजर का हेड, ये जो लाइन बननी चाहिए ये नेगेटिव y एक्सिस में बननी चाहिए। ओके, सो ये एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिया है। इसको बनाना आसान है, आप और अलग अलग करके देखोगे, क्वाड्रेंट्स में चेंज बट ये रिलेशनशिप शुड नॉट चेंज। सो मैंने क्या किया, पहले वाला फेजर यानी V2 का टेल वाला पॉइंट और इन तीनों में आखिरी वाला फेजर यानी कि JI2 X2 का हेड, उन दोनों को आपस में मिला दिया और ये जो फेजर बना ये बन गया E2। ओके, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। दिस एंगल इज 90 डिग्रीज with the direction of I2। सो ये सेकेंडरी साइड के मुझे पैरामीटर्स दिख गए। ये वाला जो एंगल है दिस इज θ2, पावर फैक्टर एंगल है बिटवीन V2 एंड I2। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं प्राइमरी साइड की चीजें। प्राइमरी साइड की वोल्टेज को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए E1, और E1 हमें मालूम है कि वो नेगेटिव y एक्सिस में होता है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया E1, मैंने उसको E2 से छोटा बनाया है, एज्यूमिंग कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। आप इससे बड़ा भी बनाओगे देन आल्सो इट इज ऑलराइट, राइट। सो दिस इज E1। तो अभी हमें V1 के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, माइनस E1 चाहिए। तो E1 अगर नेगेटिव y एक्सिस में है तो माइनस E1 इसका इक्वल एंड अपोजिट होगा, और ये बनेगा पॉजिटिव y एक्सिस। दिस फेजर इज माइनस E1। माइनस E1 में हमें क्या ऐड करना है, I1 इंटू R1 ऐड करना है। लेकिन आप अब इस फेजर डायग्राम में देखो, अभी I1 दिख रहा है क्या, I1 तो नहीं दिख रहा है हमें, यानी पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, I1 बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि I1 कैसे बनेगा, यानी हम इस पर आ गए। I1 कैसे बनेगा, उसके लिए आपको I0 चाहिए, I0 है हमारे फेजर डायग्राम में, लेकिन हमें I1 डैश भी चाहिए जो कि नहीं है इस फेजर डायग्राम। तो पहले अब हम I1 डैश निकालते हैं। सो ये I1 डैश जो था ये क्या था, ये था माइनस K टाइम्स I2 बार, राइट। K इज अ कांस्टेंट, तो I2 बार हमें मालूम है माइनस है यानी कि उसका अपोजिट, और K टाइम्स है मतलब उसके कुछ या तो बढ़ेगा या घटेगा, राइट। लेकिन हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मान रहे हैं तो K विल बी ग्रेटर देन 1 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये I2 का अपोजिट यानी ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन जिससे आपने I2 को बनाया था उसको और एक्सटेंड कर दो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, और I2 का अपोजिट एक फेजर बना दो, लेंथ ले लो उसकी I2 से थोड़ी ज्यादा। ओके, सो मैंने I2 का अपोजिट एक फेजर बनाया ये, और ये वाला जो फेजर है दिस फेजर इज I1 डैश। ओके, सो इस इक्वेशन से हमने I1 डैश को फेजर डायग्राम में शो कर दिया। हमें लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमें पहले I1 चाहिए। अब I1 कैसे मिलेगा, I0 प्लस I1 डैश। तो अब इस फेजर डायग्राम में हमारे पास I1 डैश भी है और I0 भी है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ।
राइट, ऑफ एडिशन। तो इनको मैं ऐड कर रहा हूँ I1 डैश और I0 को। सो मैंने I1 डैश से एक लाइन बनाई पैरेलल I0 के पैरेलल, और यहाँ से एक लाइन बनाई पैरेलल I1 डैश के। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसके डायगोनल को मैंने कनेक्ट कर दिया, डायगोनल को मैंने शो कर दिया। दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, और ये जो डायगोनल है दिस रिप्रेजेंट्स द करंट I1। ठीक है, ये प्राइमरी साइड का करंट है, I1 डैश प्लस I0। अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, -E1 हमें मालूम था, हमें इसमें I1 R1 ऐड करना है। I1 R1 की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन I1 की है, बिकॉज R1 इज अ कांस्टेंट। तो मैंने -E1 के टिप पर एक लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू I1। ये मैंने I1 की डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन, और यहां पर एक फेजर बना दिया, और इसे मैंने कहा I1 R1। ये फेजर मैंने छोटा सा क्यों लिया, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो बहुत कम रहेगी, R1 की वैल्यू 1 से भी काफी कम रहेगी। सो इसलिए एक छोटा सा फेजर, I1 के कंपैरिजन में द वैल्यू इज वेरी लेस। सो दिस इज I1 R1। और अब मुझे उसमें क्या ऐड करना है, I1 X1 ऐड करना है, मल्टीप्लाइड विद J से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी, ऐसी। तो मैंने इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फेजर बना दिया, और इसे मैंने कहा I1 X1 मल्टीप्लाइड विद J। और इन तीनों का सम जो है वो क्या मिलता है, वही V1 है। तो पहले फेजर का टेल यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट, और आखिरी फेजर का हेड यानी JI1 X1 का हेड, इनको आपस में जब हम जोड़ देंगे, तो किसी दूसरे कलर से जोड़ देता हूं, इनको मैंने आपस में जोड़ दिया। ये जो ब्लू कलर का जो फेजर है, दिस रिप्रेजेंट्स V1। तो अब आप इस फेजर डायग्राम में देखो, सारी क्वांटिटीज हमें दिखाई दे रही हैं, प्राइमरी साइड की और सेकेंडरी साइड। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर अंडर सम गिवन लोड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी टाइम इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, तो जैसे मैंने θ2 शो किया था, एंगल बिटवीन V2 एंड I2, यहां पर मैं एक एंगल शो कर सकता हूं V1 और I1 के बीच में, पावर फैक्टर एंगल θ1। अब इस फेजर डायग्राम में किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। इसको हम फिर से बनाएंगे, किसी दूसरे लोड के लिए बनाते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे, बट इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। कार्तिक, कोई डाउट आपको इसमें? No, sir. गुड, ठीक है। तो मैं ना ये वाला फेजर डायग्राम फिर से बनाता हूँ। तुम लोग मुझे बताओ कि मैं फिर से इंडक्टिव लोड के लिए बनाऊं या किसी कैपेसिटिव या रेसिस्टिव लोड के लिए बनाऊं। If you want to just have a revision, then we'll draw it again for inductive. जय, आपको कोई डाउट? No, sir. No, sir. अभी मैं दोबारा से, हम किस लोड के लिए बनाए हैं? Sir, capacitive. ओके, ठीक है। So let us draw the phasor diagram for a capacitive load. So this is a single phase transformer which is working now under a capacitive load. कैपेसिटिव लोड है, इसका मतलब I2 leads V2 by some angle, not 90 degrees necessarily। अगर वो तभी होगा जब ये प्योरली कैपेसिटिव लोड। हमेशा फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें इक्वेशंस लिख लेनी चाहिए, ताकि हम कभी गलती ना करें। ऑल्दो बिना उसके भी आप बना सकते हो, अगर आपको याद हो गई इक्वेशंस। स्टिल आई एम राइटिंग द इक्वेशन। सेकेंडरी साइड के लिए याद करें, E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus JI2 X2।
प्राइमरी साइड के लिए V1 इक्वल्स माइनस E1 प्लस I1R1 प्लस JI1 X1। लेकिन यहाँ पर I1 हमें डायरेक्टली नहीं पता होता है, तो हम I1 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नो लोड करंट एंड I1 डैश, इनका सम। I1 डैश भी हमें डायरेक्टली पता नहीं होता। I1 डैश इज इक्वल टू माइनस K इंटू I2 के टर्म्स में होता है, राइट। सो ये गवर्निंग इक्वेशन है 4, जिनके बेसिस पर हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं अंडर एनी काइंड ऑफ लोडिंग कंडीशंस। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। उसके बाद हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर दिया। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द रेफरेंस। हमारे लिए रेफरेंस क्या है, फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स इज द रेफरेंस। ये म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो नो लोड करंट के कारण बना था, I नॉट के। उसके बाद हम सेकेंडरी साइड के पैरामीटर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने V2 बनाया, राइट। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने V2 को एक आर्बिट्रेरी किसी एक डायरेक्शन में ले लिया है। कैपेसिटिव लोड है, I2 इज लीडिंग V2, सो I2 अब यहाँ कहीं पर बनेगा। दिस इज I2। ओके, नाउ I2 इज लीडिंग। पिछले वाले केस में I2 वाज लैगिंग बिहाइंड V2, राइट। सो अब हमें E2 चाहिए, और हमें मालूम है कि E2 की डायरेक्शन आनी चाहिए कहां पर, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आनी चाहिए। सो E2 कैसे मिल रहा है हमें, V2 में ऐड करना है I2R2। I2R2 की डायरेक्शन क्या होगी, I2 के अलोंग होगी। किस पर ऐड करना है, V2 में ऐड करना है। तो V2 का जो हेड है, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ E2 दैट वी हैड टेकन। V2 के हेड पर एक सपोर्ट लाइन बनाओ विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I2, और यहां पर एक फेजर बना दो एंड कॉल इट एज I2R2। सो दिस इज I2R2। I2R2 के ऊपर अब हमें ऐड करना है JI2X2। I2X2 की डायरेक्शन भी सेम होगी जो I2R2 की है, लेकिन J मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब 90 डिग्रीज पर होगा अभी। सो 90 डिग्रीज पर यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनाओ, लेकिन इस सपोर्ट लाइन को खींचो पूरा नेगेटिव वाई एक्सिस तक, क्योंकि एडिशन जो है जिसका रिजल्ट E2 होगा, दैट E2 शुड कम अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाला यहां से लेकर पूरा नेगेटिव वाई एक्सिस तक, इस फेजर को हमने कहा I2X2 मल्टीप्लाइड विद J। ओके, सो नाउ वी हैव दीज 3 फेजर्स, V2, I2R2 और JI2X2। इन तीनों को अब हम ऐड कर देंगे तो हमें E2 मिलेगा, यानी V2 का टेल पॉइंट और JI2X2 का एरो हेड, ये दोनों डॉट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ग्रीन वाला फेजर जो बन रहा है, दिस इज इक्वल टू E2। तो इस तरह से मैंने सेकेंडरी साइड की सारी क्वांटिटीज यहां पर शो। अब प्राइमरी साइड में आते हैं। प्राइमरी साइड के लिए सबसे पहले हमें माइनस E1 पता होना चाहिए। E1 हमें पता है, E1 शुड बी नेगेटिव वाई एक्सिस, उसी के अलोंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर E1 शो कर दिया। माइनस E1 इसका इक्वल एंड अपोजिट होगा, सो इट विल कम अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। दिस इज माइनस E1, राइट। अब इसमें हमें ऐड करना है I1R1 और JI1X2, लेकिन उसके लिए I1 पता होना चाहिए। I1 पता होने के लिए I0 और I1 डैश पता होना चाहिए। I0 तो यहाँ दिख रहा है, I1 डैश दिख नहीं रहा है। तो I1 डैश कैसे पता चलेगा, I2 को अपोजिट बना दो, I2 के अलोंग एक अपोजिट फेजर बना दो, यानी ये जो I2 की जो सपोर्ट लाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ पर। इसका अपोजिट साइड में, यानी यहाँ पर बनेगा एक फेजर, मैंने उसको I2 से थोड़ा बड़ा ले लिया है, एज्यूमिंग कि एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। सो दिस फेजर इज I1 डैश। ओके, I1 डैश में ऐड कर दो I0, यानी कि I0 और I1 डैश के बीच में ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। इसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। सो ये डायगोनल मैंने यहाँ पर शो किया, दिस इज इक्वल टू I1। बस अब बहुत आसान हो गया। माइनस E1 में I1R1 ऐड करना है, तो ये जो I1 की डायरेक्शन है इसके अलोंग एक पैरेलल लाइन बनाओ और यहाँ पर एक फेजर बना दो, दिस इज I1R1।
और इससे परपेंडिकुलर एक बना दो, परपेंडिकुलर एक बना दो, और यहां पर एक फेजर बना दो, दिस इज I1 X1 मल्टीप्लाइड विद J। ओके, ये हो गया। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, यानी पहले वाले फेजर का टेल, आखिरी फेजर का हेड, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो एंड यू विल गेट V1 हियर। सो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू V1, राइट। सो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आ गए। ऑफ कोर्स तुम लोगों की फ्री हैंड ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो एग्जाम में जब भी बनाओगे तो यू हैव टू यूज अ स्केल। ओके, ड्रॉ इट विद अ पेंसिल एंड स्केल। तो यहाँ पर मैं पावर फैक्टर एंगल्स भी शो कर दे रहा हूँ, दिस इज θ2 सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर एंगल, और V1 और I1 के बीच का एंगल, दिस एंगल इज पावर फैक्टर एंगल ऑफ द प्राइमरी साइड, θ1। So I hope it is clear how to draw the phasor diagram of a transformer. Still, if you have any doubt, you can ask. यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखें, जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो V1 जो होना चाहिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। उसको आप पॉजिटिव y एक्सिस में ना बनाएं, क्योंकि V1 और E1 का जो रिलेटिव एंगल है वो कभी जीरो नहीं है। वो ऑफ कोर्स वो एंगल बहुत छोटा है, यहाँ पर भी हमें वो दिख रहा है, बट वो एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं है। मतलब आप उसको पॉजिटिव y एक्सिस में ना बनाए, इसीलिए मैंने I1 X1 को थोड़ा सा लंबा बनाया ताकि ये V1 थोड़ा सा टिल्टेड हमें दिखे, -E1 के साथ ना दिखे, ठीक है। सो अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। रेसिस्टिव लोड के लिए आप लोग एक बार खुद से बना के देखना, दैट विल बी गुड। मृदुल, कोई डाउट आपको इसमें? नो सर। ठीक है,